नमस्ते, मैं राजेश कुमार काजला, फिजिक्स डिपार्टमेंट से, अंडर द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। आज हम फिजिक्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। बेसिक टॉपिक्स ये हैं हमारे, जैसे कंडक्टर के बारे में, सेमी कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में। इन तीनों ही टॉपिक के ऊपर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है इंसुलेटर, फिर हम बात करते हैं कंडक्टर और उसके बाद में बात करते हैं हम सेमी कंडक्टर के बारे में। क्या तीनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर वो चीज होती है कि जहां से हम ये मान सकते हैं जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता। इंसुलेटर वो चीज होती है जिसमें से करंट को हम पास नहीं कर सकते। यानी कोई भी आप ऐसी चीज लो जिसमें से करंट का फ्लो नहीं हो। इसमें से जो बेसिक अपने पास एग्जांपल्स जो आते हैं, वो एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं वुडन का अगर कोई पीस है, वुडन के अंदर भी ये मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। एकदम सूखी हुई जो वुडन है वो हम ये ले सकते हैं कि वो इंसुलेटर का काम करती है। दूसरा हम ग्लास और थर्ड जो मेन जो पार्ट आता है वो है रबर। या ये कह सकते हो आप प्लास्टिक के बारे में। ये सारे के सारे किसके लिए काम करते हैं? इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं ये क्या कहते हैं? इंसुलेटर का मतलब होता है करंट पास नहीं हो रहा। अगर करंट पास नहीं हो रहा यानी हमारे फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, ये हम ये मान सकते हैं दो बैंड गैप है। और हमें बेसिकली जब भी हम करंट देते हैं तो उसमें से सप्लाई क्या चीज़ होती है? करंट को लेके कौन जाता है? उसमें जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दोनों बैंड गैप है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इसको हम Eg से डिनोट करते हैं। तो इस बैंड गैप के बीच में तो ये फर्स्ट लेवल मान सकते हैं और ये आपका सेकंड लेवल मान सकते हैं। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के इस पोजीशन तक नहीं पहुंच सकता तो ये मान सकते हैं कि ये कैसे काम करता है? इंसुलेटर के रूप में काम करता है। आगे देखिए, अब ये Eg की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है, कितनी होती है कि ये इंसुलेटर के रूप में बिहेव करता है? तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो हम जनरली इंसुलेटर के लिए लेते हैं उसमें Eg की जो वैल्यू लगभग हम लेते हैं 3 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आती है। फिर हम कंडक्टर की बात में करते हैं तो ये बैंड गैप कम होता है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के अपने जो नेक्स्ट लेवल है उसके अंदर चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ और यहाँ से इमिट होने के बाद में इस पोजीशन तक आ जाता है। अब ये इमिट कब होता है वो हम आगे जब कंडक्टर की बात करेंगे तब उसमें समझेंगे कि इमिट होकर के और नेक्स्ट लेवल तक कब जाता है। तो कंडक्टर के अंदर कितना होना चाहिए? तो ये जनरली ये मान सकते हैं कि ये लगभग 0 लेवल, वो कंडक्टर के रूप में काम करता है।
सेमीकंडक्टर का मतलब होता है यानी कुछ पार्ट इसमें कंडक्टर का होता है और कुछ इंसुलेटर का होता है। तो इन दोनों के बीच में जो वेरी करता है, तो यहाँ पे Eg की वैल्यू हम ये लगभग लगभग मानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा कम भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए हो सकता है 0.72 भी हो सकती है, 1.25 भी हो सकती है। इन दोनों के बीच में जो होता है वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो सेमीकंडक्टर ये चीज़ हो गई कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो सबसे पहले हम बात कर ली हमने इंसुलेटर की, जिसके अंदर से हमारा वुडन हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। ये जनरली ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें से करंट का फ्लो नहीं होता। करंट का फ्लो नहीं होता, वो सारे के सारे किस में आते हैं? इंसुलेटर के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम कंडक्टर की। हिंदी में इसको हम ये भी कह सकते हैं, तो चालक, तो क्या होता है कंडक्टर? जिसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के अपने नेक्स्ट लेवल पे चले जाए। जैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट, फोन्ट, तो ये एक सीरीज होती है जिसमें से एक लेवल से सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो ये हम बात कर ले चालक कौन कौन से होते हैं। जनरली जितने भी मेटल हम बात करते हैं, मेटल्स के अंदर जैसे आपका आ गया आयरन, सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन, उसके बाद में आपका गोल्ड भी इसके अंदर आता है। गोल्ड का थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, बाकी सारे के सारे ये जो मैंने लिखे हैं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ऐसे मेटलिक बहुत सारे हैं जो चालक के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब हम इन मेटल्स के आधार पर ये समझ सकते हैं कि मेटल्स वो चीज़ है कि जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब ये है कि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में आपस में बहुत ही स्ट्रिक्टली एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर है। यानी ये कह सकते हो आप, अगर इसको बताया जाए कि एक मेटल का पीस है, तो मेटल के पीस के अंदर ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स इसमें होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली टाई अप बॉन्ड में होते हैं। तो वो हमारे स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजी वे में, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में Eg की वैल्यू कम होती है। Eg की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजी वे में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जैसे इसको हम एक तरह से आगे ये भी कह सकते हैं, इसको हम पैकिंग फैक्टर कहते हैं। तो जिसका पैकिंग फैक्टर जितना ज़्यादा अच्छा हो, पैकिंग फैक्टर का मतलब है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ में कितना स्ट्रांगली बॉन्ड है, वो आता है आपका पैकिंग फैक्टर के अंदर। तो ये स्ट्रांगली बॉन्ड एक दूसरे के साथ इस प्रकार से कनेक्टेड। तो पैकिंग फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका बॉन्ड ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखो आगे देखिए, मेटल, आयरन, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। मैंने गोल्ड को स्पेशली ब्रैकेट में लिया है, क्यों गोल्ड को क्यों लिया है इस प्रकार से मैंने? गोल्ड कहीं भी जब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही वो अच्छा कंडक्टर कहलाता है। यानी ये कह सकते हो
उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर इमिट हो रहे हैं, अगर मान लीजिए ये एक आपका वायर है और हमने यहाँ से करंट इसको फ्लो किया, जब करंट यहाँ से निकलता है और ये इसका एंड पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट लास्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पोजीशन तक पहुँचने, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ करंट वहाँ पे कम पहुँचेगा। कितना कम पहुँचेगा वो डिपेंड करता है वो किस प्रकार का कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मेटल्स की वेराइटीज़ पे, जैसे आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है। तो कॉपर हम सिल्वर का सबसे अच्छा मानते हैं जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए अभी तक के जितने भी कंडक्टर हैं उसमें सिल्वर का नाम सबसे ऊपर आता है, यानी ये सबसे बेस्ट कंडक्टर में आता है। उसके बाद में आपका कॉपर आता है, फिर आपका आयरन ले सकते हो, उसके बाद में बहुत सारे हैं, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, इस प्रकार से। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बात यहाँ पर आप समझिए अच्छे से। इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए कि वो अपने लेवल से एक्साइटेड होकर के और नेक्स्ट लेवल तक चला जाए, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बेसिक एनर्जी उसको चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के क्या करेगा, अपनी नेक्स्ट लेवल पे है वो चला जाएगा। और यहाँ पे होल्स होते हैं, इन होल्स को क्या करता है, वो एनर्जी अपनी डोनेट करता है और डोनेट करने के बाद में वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है और फिर वापस यहाँ पे वो एनर्जी को लेता है। अब एनर्जी को भी ट्रांसफर करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप हीट के माध्यम से, एनर्जी को ट्रांसफर करने के क्या तरीके हो सकते हैं, एनर्जी को आप हीट के द्वारा भी ट्रांसफर कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी आप ट्रांसफर कर सकते हो एनर्जी को। और एनर्जी बहुत सारी होती हैं, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो हम यहाँ पे जो दो चीज़ें की बात करेंगे वो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। अगर आपने आयरन की रोड को यहाँ पे करंट फ्लो किया तो वो करंट आगे तक जाना चाहिए, कितनी दूर तक जाना चाहिए वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन कितना एक्साइटेड है, कितने आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करंट सप्लाई किया है, ताकि वो अपने नेक्स्ट लेवल तक जाए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस पोजीशन पे, ये इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के यहाँ आता है, ये अपनी एनर्जी को यहाँ ट्रांसफर करता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली वापस आ जाता है। और ये जो टाइमिंग है वो बहुत कम होती है, यानी आप ये कह सकते हो 10⁻⁻34 सेकेंड के आसपास की टाइमिंग होती है। इस टाइमिंग के अंदर वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक जाकर के वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी ज़्यादा मिलती है इस रूप में मिलती है, इसके मल्टीपल भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 कितनी भी हो सकती है आगे तक, इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है और ये नंबर ऑफ कितने एनर्जी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसको एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ इसके पास जितनी आवश्यक एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होने के लिए, यहाँ से वही मीट होकर के कहाँ चला जाएगा, अपनी नेक्स्ट क्लास में देगा, ये वापस रूट फॉलो करेगा और यहाँ तक चला जाएगा। तो ये तो हो गया अपना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर किस किस के अंदर से होता है, कितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए, और उसके बाद के अंदर हम लोग अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पढ़ेंगे कि कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो किस प्रकार से होता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक कितनी चाहिए, अगर उन दोनों लेवल का बैंड गैप बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर के बारे में, जनरली कौन कौन से सेमीकंडक्टर हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, तो